अब से कुछ ही देर पहले हम आपको बता रहे थे शहबाज शरीफ इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन पाक की संसद में जो हाल है वो भी जान लीजिए। पाक की संसद में अब रोना धोना शुरू हो गया है। भारत ने जिस स्तर तक अब कार्रवाई कर दी है वहां पर रोना धोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी सांसद फूट फूट कर रोता है, कहता है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। कौन है ये? ताहिर नाम है इनका। शहबाज की पार्टी का सांसद अब फूट फूट कर रोता है। सांसद ताहिर इकबाल संसद में रोया। हम आपको सुनाएंगे भी, लेकिन पहले जान लीजिए कि पाकिस्तान में हालात क्या हो गए हैं कि अब वहां पाक की संसद में रोना धोना हो रहा है। भारत ने जिस स्तर पर अब कार्रवाई की है उसके बाद पाकिस्तानी सांसद फूट फूट कर रोने लगता है, कहता है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। शहबाज शरीफ इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। डर चौतरफा नजर आ रहा है, घबराहट चौतरफा नजर आ रही है, और अब ये डर और घबराहट संसद तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के एक सांसद वहां पर रोता हुआ नजर आता है। भारत के एक्शन जिस स्तर तक पहुंच चुका है उसके बाद एक पाकिस्तानी सांसद फूट फूट कर रोता है। ये सांसद हैं ताहिर, शहबाज की पार्टी से हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने एयरपोर्ट को सिविल इस्तेमाल के लिए बंद कर दिया है। एयरपोर्ट के पास के इलाके से लोगों को हटाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की घबराहट अब हर स्तर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान का डर हर स्तर पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से अब फैसले ले रहा है उससे समझा जा सकता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान की आम सड़क हो या पाकिस्तानी संसद हो। हमने बताया था आपको, शहबाज शरीफ की पार्टी के ही सांसद फूट फूट कर रोता है। और वहीं अब बड़ी खबर यह आ रही है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने एयरपोर्ट को सिविल इस्तेमाल के लिए बंद कर दिया है। एयरपोर्ट के पास के इलाके से लोगों को हटाने का आदेश दिया गया है। तो पाकिस्तान ने जो नापाक कदम उठाया था, 15 शहरों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, उसके बाद उसे लगातार माकूल जवाब मिल रहा है। और वहीं पाकिस्तान इस वक्त घबराया हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी थी किस तरह से पाकिस्तानी संसद में एक सांसद रोता बिलखता हुआ नजर आता है और कहता है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। अब डर का दायरा पाकिस्तान में किस तरह से बढ़ता जा रहा है, ये जो बड़ी खबर आ रही है ये इस बात की तस्दीक कर रही है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इससे पहले लाहौर में भी जो है वहां तक कार्रवाई का दायरा पहुंच चुका है। एयर बच्चे हैं और जिस तरह से लगातार वो सेलिंग कर रहा है और मिसाइलें दाग रहा है, तो एक तरह से पाकिस्तान ने अपने तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी है। भारत को तय करना कि ये युद्ध की घोषणा को हम युद्ध के रूप में ले या अभी सिर्फ रिटेलिएशन के रूप में ले, और ये जल्द तय हो जाएगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ बल्कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है। सर्वदलीय बैठक में आज राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, सब ने सरकार को कहा कि आपका जो भी फैसला होगा पूरा देश, पूरा विपक्ष आपके साथ है। और आप देखिए कि भारत में शायद ही कोई होगा, बहुत कम लोग होंगे जो आतंकवादियों के साथ रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे जो आतंकवादियों के साथ नहीं रहते हैं। और ये मौलाना, ये जो सांसद रो रहा है तो ये आतंकवादियों के साथ वाला है। तो क्या पाकिस्तान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है और भारत रिटेलिएट कर रहा है? अब अगला कदम भारत का क्या होगा, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। ये इस वक्त की सबसे अहम खबर और जानकारी सामने आ रही है। और पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं उन्हें इस बात से समझा जा सकता है कि पाकिस्तानी संसद में एक सांसद फूट फूट कर रोता है और कहता है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। शहबाज की पार्टी का सांसद संसद में रोने लगता है। ये सांसद हैं ताहिर इकबाल, जो संसद में रोता है और कहता है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तो पाकिस्तान ने जो नापाक कदम तक उठाए हैं उसके बाद हर मोर्चे पर वो फेल भी हो रहा है, उसके कदमों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। जिस तरह से 15 शहरों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और S-400 ने उस कोशिश को पूरी तरह से धराशायी कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद भारत की कार्रवाई का दायरा लाहौर तक पहुंचता है और वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया जाता है। और अब
संसद में पाकिस्तान के रोना धोना मचा हुआ है। पाकिस्तान का एक सांसद संसद में रोता हुआ नजर आता है, फूट फूट कर रोता है और कहता है कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। तो पहले पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया गया और उसके बाद अब कार्रवाई का दायरा लाहौर तक पहुंच गया है। पाकिस्तान से आए मिसाइल को भी मार गिराया गया है। तो क्या पाकिस्तान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है? भारत फिलहाल तो रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन क्या अगला कदम होगा? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और अहम जानकारी है। कहां कहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, कहां कहां पर क्या स्थिति है, फिर चाहे हम सीमाओं की बात करें, वो जानकारी भी लगातार हम आप तक साझा कर रहे हैं। लेकिन S-400 जिसके बारे में आप लगातार सुन रहे हैं कि जिस 15 शहरों के सैन्य ठिकानों को मिसाइल के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, उसे S-400 ने नाकामयाब कर दिया। S-400 में ऐसा क्या खास है, कितना यह शक्तिशाली है, कितना यह बलशाली है? समझिए, मिसाइल ड्रोन हमले को रोकने में यह पूरी तरह से कारगर है। रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स को रोकने में यह कारगर है। कहना था कि अब कुछ भी बचा नहीं है, अब सीधा सीधा वॉर होनी चाहिए और पाकिस्तान में जो पीओके का हिस्सा है वो पूरी तरह से ले जाना चाहिए, क्योंकि पुंछ ऐसा इलाका रहा है हमेशा से। अभी भी आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो इलाका जी जम्मू कश्मीर के नागरिक क्या चाहते हैं, जिस स्तर पर कार्रवाई पहुंच चुकी है पीओके को भारत में शामिल कराने की बात वहां के नागरिक लगातार कर रहे हैं। जो स्थितियां रही हैं, जो स्थितियां संवेदनशीलता के लिहाज से रहती हैं, सीजफायर का लगातार उल्लंघन होता है और भारत जो कदम उठा रहा है उसका समर्थन करते हुए बड़े स्तर पर वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए अब तक का जो बिग अपडेट सामने आ रहा है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया जाता है, उससे जुड़ा वीडियो आप देख रहे हैं। पाकिस्तान ने 15 शहरों पर हमले किए, लेकिन S-400 ने उन मिसाइलों को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। S-400 ने सभी हमले नाकाम कर दिए। और भी शहरों की तस्वीरें देखिए। बात करें तो पाकिस्तान में क्या हाल है इस वक्त? लाहौर, गुजरावाला, शेखपुरा, नरवाल, बहावल नगर, कराची, सियालकोट, कसूर, रावलपिंडी, जिसमें पुंछ को टारगेट किया गया था। ऐसे में अब पुंछ को निशाना बनाकर रिहायशी इलाकों को, पाकिस्तान को पता है कि यहां पर सभी पॉपुलेशन इकट्ठी रहती है, ऐसे में इन इलाकों को टारगेट किया गया और अभी देखिए पूरी तरह से यहां पर शांति है, किसी भी तरह की यहां पर हलचल नहीं है। इक्का दुक्का गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। अमूमन यहां पर सैकड़ों की तादाद में इतना रश होता है। जी जी मीडिया की टीम और ZMPCG लगातार आपको इनपुट्स दे रहा है, किस तरह से महासंग्राम जारी है, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। CMD of DPSUs, senior officers, head of the industry associations, young entrepreneurs, friends from media, ladies and gentlemen. जिस समय सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन वेलकम स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने आभार व्यक्त किया कि मैं इस कार्यक्रम में आप सबके बीच उपस्थित हूं। सच्चाई यह है, खैर उन्हें औपचारिकता पूरी करनी थी, पूरी की उन्होंने, लेकिन इस क्वालिटी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव में आना मुझे बेहद अच्छा लगा है। वैसे ऑर्डिनरी कॉन्क्लेव में तो हम लोग जाते रहते हैं, तो क्वालिटी कॉन्क्लेव में आने में क्या आपत्ति हो सकती है। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है और जय हिंद, जय हिंद, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है,
इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं इस कॉन्क्लेव की थीम देख रहा था, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस। आपकी यह थीम मुझे बेहद अच्छी ही नहीं लगी, बल्कि दिलचस्प भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। वैसे भी पूरी दुनिया में इसमें बड़ी तेजी से डिसरप्टिव चेंजेस हो रहे हैं और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो लगातार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी असेसमेंट को फास्ट ट्रैक करना न सिर्फ रेलेवेंट है, बल्कि मैं समझता हूं यह समय की मांग है। उन चेंजेस को देखते हुए यह थीम अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट थीम रखने के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, अक्सर मुझे आर्म्ड फोर्सेस के अलग अलग कार्यक्रमों में प्रायः जाने का अवसर मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स में जाने का भी अवसर मिलता रहता है। प्राइवेट सेक्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी मैं प्रायः जाता ही रहता हूं, परंतु आज का यह जो मंच है, यह अपने आप में बड़ा अलग है और एक विशिष्ट मंच है। मैं ये देख रहा हूं कि यहां कई सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में महारत जिन्होंने हासिल की है, महारथी बैठे हैं यहां। इसलिए मुझे लगता है कि आज की हमारी बातचीत भी कई मायनों में विशेष होने वाली है। साथियों, इस क्वालिटी कॉन्क्लेव की महत्ता और आवश्यकता पर तो मैं आगे चर्चा करूंगा ही, परंतु पहले मैं आपको कुछ ऐसे बिंदुओं से, कुछ ऐसे पॉइंट से अवगत कराना चाहूंगा जो हमारी सरकार की प्रायोरिटीज से जुड़े हुए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया। उन्होंने शुरुआत में ही डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर के इम्पावरमेंट पर विशेष बल दिया। उन्होंने जो सूत्र दिया उसके पीछे की फिलॉसफी थी डिफेंस सॉवरेंटी। डिफेंस सॉवरेंटी का मतलब कि जब तक कोई देश अपनी डिफेंस नीड्स में कैपेबल तथा सेल्फ रिलायंट नहीं होता, तब तक उसकी आजादी पूरी तरह से नहीं मानी जा सकती। जब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक कहीं न कहीं हमारी आत्मशक्ति में अधूरापन रहेगा ही। अगर हम अपने हथियार और रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी सुरक्षा को आउटसोर्स कर रहे हैं और उसे किसी और के भरोसे छोड़ रहे हैं। यह बात लॉन्ग रन में सही नहीं हो सकती। हमारी सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से सोचा और आत्मनिर्भरता हासिल करने का निर्णायक कदम भी उठाया है। आप सब तो जानते ही हैं कि देश में पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक इंडिजिनस सिस्टम रहा है और इन फैक्ट्रीज ने एक समय पर बेहतरीन काम किया और देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई भी है। इनके अलावा हमारे पास डिफेंस पीएसयूज का भी एक मजबूत इकोसिस्टम पहले से ही है।
हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर समान रूप से बल दिया है। इसी दिशा में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख मैं यहां करना चाहूंगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिसे हमने इंश्योर किया ताकि कम समय में ही डिफेंस प्रोडक्शन में व्यापक सुधार हो सके। यहां मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन हमारे लिए कोई बहुत सरल प्रक्रिया नहीं थी। इसमें अनेक जटिल प्रश्न थे और चैलेंजेज भी थे, परंतु हमने इसे इसलिए लागू किया क्योंकि यह एक अर्जेंट रिफॉर्म था। अब प्रश्न उठता है कि यह अर्जेंट क्यों था? इसका एक बड़ा